वायु। वायु के बारे में। हाँ, वायु के बारे में। तो जो क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वृक्ष आदि कंपन हेतु यानी वृक्ष इत्यादि का जो कंपन का जो कारण है कौन बनता है, तो वायु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है नीचे आओगे तो ये जो कोटेशन देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो है तर्क भाषा में वर्णन है। ठीक है, इस तर्क भाषा में वायु के विषय में क्या कहा गया कि शरीर अंतः ये तर्क भाषा में नहीं है, ये तर्क संग्रह में है। संग्रह में। अच्छा, सॉरी बच्चा, सॉरी शक्तिमान, सॉरी। देखो भैया ये तर्क संग्रह में है। हाँ चलो ठीक है, सुधार लो। हाँ देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शरीर अंतः संचारी वायु प्राणः। ठीक है, चलो बताओ वायु कितने प्रकार का होता है, सांख्य कारिका के हिसाब से या फिर आप वेदांत सार के अनुसार कितने वायु होते हैं, कितने प्रकार के वायु, कौन कौन सा नाम बताओ? 5 सर। नाम बताओ। प्राण, अपान, उदान, व्योम और समान। प्राण, उदान और सांख्यों के हिसाब प्राण, अपान, व्योम, समान, उदान। सांख्यों के बारे में अच्छे से याद है? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, पूछ लूंगा किसी दिन। चलो यहाँ पर देखो जो शरीर के अंतः संचारी, जो अंदर जो है संचरण करता है, मूव करता रहता है, ठीक है, वो प्राण नामक वायु है। और ये जो है एक ही वायु जो है अलग अलग उपाधि से जो है अलग अलग उपाधि भेद से अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इसी के विषय में यहाँ पे किस एको उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते, यानी एक ही वायु जो है उपाधि भेद से प्राण कहीं अपान कहीं उदान कहीं व्यान कहीं समान संज्ञा से हमें प्राप्त होता है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सब पद किसके लिए प्रयोग किया गया? वायु। वायु के लिए। बहुत बड़ी, वायु के लिए। यहाँ भी वायु। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये सभी चीजें हमने वायु के संदर्भ में यहाँ तक देखा। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या? नहीं भैया। चलो अगला है आकाश। आकाश जो देखो यहाँ पे, आकाश का लक्षण देखो यहाँ पे, आकाश कितने हैं? एक है। नित्य है, नित्य है, एक है। हाँ ये बताओ कि आकाश सिर्फ यहीं तक फैला है जहां तक आप लोग का घर है, या हर जगह फैला हुआ है? हर जगह फैला हुआ है, इसलिए वो विभु है। बहुत बढ़िया। चलो तो देखो जो आपने देखा यहाँ पे सुना, शब्द गुणकम आकाशम, यानी शब्द गुण जिसका वो आकाश है, यहाँ पे लक्षण हो गया। सच शब्द लिंगकम, ये किस ग्रंथ में वर्णन होगा? तर्क भाषा का। तर्क भाषा। बहुत बढ़िया। प्रस्ताव पद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया? आकाश के लिए। हाँ, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि शब्द है लिंग जिसके, यानी जिस चिन्ह के द्वारा, यानी शब्द जो है जिसके द्वारा जो है पहचानते हैं शब्द के माध्यम से, वो क्या कहलाता है? आकाश। अर्थात इसी सेम डेफिनेशन के अलग अलग भाव में कहा गया है। ये क्या है? एक है, विभु है और नित्य है। विभु का मतलब व्यापक, व्यापक मतलब जो हर जगह फैला हुआ हो, ठीक है, सबको एक मान लिया गया है। और ये नित्य फॉर्म में हमेशा रहता ही है, जब तक सृष्टि है संपूर्ण तब तक ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और आकाश में कौन कौन सा गुण होता है? यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हो, अब यहाँ पे कितने गुण हो गए बताओ, काउंट करके बताओ। 6 इससे पहले 9 पढ़ा, फिर 11 पढ़ा, फिर 14 पढ़ा, फिर 14 पढ़ा। याद आ रहा है? अब याद आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। ये गुण भी याद रखिएगा, कौन सा गुण किसमें होता है। अब जब आप तर्क भाषा पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आकाश की सिद्धि की जाती है। ठीक है, आकाश की सिद्धि जो है परिशेष अनुमान के द्वारा की जाती है। तो बताएंगे परिशेष अनुमान होता है क्या है? जी भैया। बताओ। भैया परिशेष अनुमान कहते हैं कि जो बच चुका है, जो बाकी सबसे शेष है, उस शेष के द्वारा जब हम किसी का अनुमान लगाते हैं तो उसे परिशेष अनुमान कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे कि 5 विशेष गुण होते हैं ना, तो स्पर्श हो चुका है, रूप हो चुका है, ठीक है, स्पर्श हो चुका, रूप हो चुका, गंध हो चुका, और रूप स्पर्श अग्नि, क्या रह गया? रूप स्पर्श गंध, रूप स्पर्श गंध, एक और है। हाँ, रूप रस, रूप हो गया, स्पर्श हो गया, गंध हो गया,
और रस हो गया, ये चारों जो उसके विशेष गुण है, जल जल अग्नि इत्यादि के। केवल शब्द हाँ। ही है जो बचा हुआ है, तो शब्द उस परिशेष से शब्द जो है आकाश का गुण माना जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे तर्क भाषा जब पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि अनुमान आकाश की जो सिद्धि है परिशेष अनुमान के द्वारा की जाती है, और यहाँ पे परिशेष का लक्षण दिया गया है, ठीक है। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात परिशिष्ट मान्य संप्रत्यय प्रत्यक्ष, वही कि जब कुछ चीज शेष नहीं बचती है, ठीक है, उससे पूर्ववर्ती सबका वर्णन हो जाता है, वो गुण विशेष उसमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसकी सिद्धि जो फिर अंततः वो आकाश से वही करते हैं, बहुत लंबी वहाँ पे व्याख्या करते हैं वहाँ पे। तो मेनली आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परिशेष अनुमान के द्वारा जो है आकाश की सिद्धि होती है, और यहाँ पे परिशेष का जो एक लक्षण भी प्रयोग तर्क भाषाकार करते हैं, ठीक है। चलो इसी चीज को आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो आकाश है विभु फॉर्म में होता है, और इसका परिमाण जो है परम महत, बहुत आकाश बहुत छोटा तो नहीं है, ठीक है, वो हर जगह फैला हुआ है, इस आधार पर क्या परम महत्व वाला है। परम महत्व किसको कहते हैं? अब चलो, परम महत्व परिमाण वाला है, क्या मतलब है? वह परम महत्व यानी कि जो बहुत ही विस्तृत हो। हाँ, जो बहुत विस्तृत फॉर्म में हो, ठीक है, उसी के समान जो है ये आकाश भी क्या विभु है, व्यापक, हर जगह व्याप्त है। उसके बारे में जस्ट नीचे आप परिमाण देखोगे, भी एक गुण है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसी प्रकार से सर्वत्र तत्व कार्य उपलब्ध है, ठीक है, जैसे सभी जगह जो है कार्य उपलब्ध होता है, उसी के प्रकार से ये भी क्या विभुत्व है, यानी विभुत्व होने के कारण, हर जगह जो व्याप्त होने के कारण, और ये क्या है नित्य फॉर्म में रहता है। जो चीजें आपने ऊपर पढ़ा है सेम चीज यहाँ पे नित्य देख रहे हो, तो ये क्या है, ये तर्क भाषा में वर्णन, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ये जो है संपूर्ण विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, आकाश का लक्षण क्या है, तर्क संग्रह में क्या है, तर्क भाषा में क्या है, इसकी सिद्धि किस अनुमान के द्वारा होता है वो ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ जो है ये परम महत्व परिमाण वाला होता है, विभु है, नित्य इत्यादि गुण से युक्त है। आकाश के बाद अगला जो पदार्थ आता है वो क्या है? अगला नंबर किसका? काल। किसको कहते हैं? समय को। समय को। अब एक क्वेश्चन आपसे विषय कि नेट जारक में कौन सा सूक्त लगा हुआ है? काल सूक्त लगा हुआ है या जी नहीं भैया, लगा हुआ है? लगा हुआ है। चलो किसको और अर्थवेद में आएगा, ये अर्थवेद का सूक्त है। अरे बच्चा पूछने ही वाले थे, आप पहले बोल दिए, चलो कोई बात नहीं। तो अथर्ववेद का जो है हमने या फिर जिसके पास वेद स्पेशलाइजेशन रहा होगा पढ़ना, आप लोगों तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, काल सूक्त पढ़ा था ना, याद है? हाँ थोड़ा बहुत भैया पर नेट जेआरएफ में दूसरा सिलेबस देखा था। सिलेबस देखा था? नहीं वही है, मतलब काल सूक्त का ही वो जो उसका वो होता है ना, पॉइंटों में कुछ होते थे 90 पॉइंट 80 पॉइंट, वो अलग है। वहां भी आपने पढ़ा हो, यहाँ भी पढ़ना है आपको। चलो देखो यहाँ पे काल क्या होता है, काल के द्वारा आप समय की गणना करते हो कि ये अतीत काल है, ये वर्तमान है, ये फ्यूचर है, तो डेफिनेशन भी वही है, ठीक है। अतीत आदि व्यवहार हेतु काला, यानी जो अतीत इत्यादि का जो व्यवहार का जो कारण बनता है वो क्या है? काल। ये किसका डेफिनेशन है, किसके अनुसार है? तर्क संग्रह के अनुसार है। अनुसार हो गया, थोड़ा सा बस मेहनत और करना है, ठीक है। चलो ये भी क्या है, सच एको विभु नित्य, यानी ये भी क्या आकाश के समान एक है, संपूर्ण तीनों को एक मान लिया जाता है, यानी काल एक ही है, ठीक है। अलग अलग जो है व्यवहार के आधार पर जो है वो अलग अलग समय का अनुसार अलग अलग भेद हो जाते हैं। विभु है और वे भेद नहीं होते, वो उपाधियां होती हैं। उपाधियां होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो आकाश के समान ही ये भी क्या एक है, विभु और नित्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा जो है तत्व जो है वो एक है, विभु है और नित्य है, ठीक है। चलो ये वाला जो है काल में जो है कितने गुण होते हैं बताओ, यहाँ पे काल में कितने गुण हैं, काउंट करके बताओ। 5 6 5 5 ही है। 5 संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग। वाले कौन है? 5 5 5 5 5 5। इससे पहले कितने गुण देखे थे? इससे पहले आकाश में कुल कितने गुण हैं? 6 देखे थे उसमें। यहाँ कितने हैं? 5 देख रहे हैं विशाल, घट रहा है,
जी भैया। हाँ अब देखो, एक चीज और ये देख लो, ये वाला कोटेशन, ये कोटेशन किसमें वर्णन है? तर्क भाषा। तर्क भाषा में। तर्क भाषा। आगे हाँ हम लोग पढ़ेंगे परत्व क्या है, अपरत्व क्या है, परत अपरत के कितने भेद हो जाते हैं, दिशा के आधार पर कितने हो जाते हैं, काल के आधार पर कितने हो जाते हैं, ज्येष्ठ कौन है, कनिष्ठ कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है काल का डेफिनेशन जो है यहाँ पे तर्क भाषाकार, यहाँ पे कालो अपि दिक् विपरीत परत्व अपरत अनुमया, यानी दिशा के विपरीत परत और अपरत्व के आधार पर जो है काल का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन याद रखोगे तो दिशा वाले में भी आप इसी डेफिनेशन से आपका काम चल जाएगा, वहां पे बस एक अक्षर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो काल का जो निर्धारण है या अनुमान है दिशा के विपरीत परत्व और अपरत्व के आधार पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी परत्व अपरत्व क्या होता है, ठीक है। गुण जब हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें मिलेगा आपको। तो दिशा के विपरीत परत्व अपरत्व के आधार पर जो है काल का अनुमान किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही काल के बाद अगला जो आता है वो क्या है, दिशा का। तो दिशा का लक्षण क्या है, बहुत सिंपल है, प्राच्य इत्यादि प्राच्य आदि व्यवहार हेतु क्या भाव है इसका, बताओ कौन बताएंगे? मैं बताऊं? हाँ बताओ शाह। प्राची आदि का के व्यवहार का जो हेतु होते हैं, यानी प्राची आदि व्यवहार का जो कारण होता है उसको दिक् कहा जाता है। हाँ प्राच्य इत्यादि मतलब जो पूर्व दिशा पश्चिम हाँ। दिशा इत्यादि के कारण है, ठीक है, जिसके द्वारा प्राची उदीची ये सब दिशाएं होती हैं। वो दिक् कहलाता है, दिक् का मतलब दिशा। चलो ये वाला जो कोटेशन देख रहे हो इससे मिलता जुलता कहाँ देखा है आपने? अभी तो देखा था काल के उसमें। हाँ यदि वहाँ पे हाँ काल हटा दिया जाए, दिक् लगा दिया जाए तो किसका तो ये डेफिनेशन बन काल जाएगा? का बहुत, ठीक है। तो यानी काल के विपरीत परत्व अपरत्व जिसके द्वारा अनुमान किया जाता है वो दिक् कहलाता है। एक याद करो दूसरा भी याद हो जाएगा। ये भी क्या है, आकाश, ठीक है, काल के समान दिशा भी क्या है, एक है, नित्य है, विभु। ये एका क्यों लिखा है, नित्य क्यों लिखा है, एक नित्य विभु क्यों नहीं लिखाया, बताओ? भैया क्योंकि ये जो दिशा शब्द है ना, जो दिक् शब्द है, दिशा हाँ, शब्द स्त्रीलिंगी है, तो यहाँ पे ये बहुत, जितने भी वो हैं वो स्त्रीलिंगी हो गए हैं। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो क्लियर यहाँ तक, ध्यान रखिएगा। आकाश, काल, दिशा ये सब क्या है, नित्य है। चलो यहाँ पे बताओ गुण कितने हो गए? चार। कितने? चार भी है। घट रहे हैं या बढ़ रहा है? घट रहे हैं। बढ़ रहा है या घट रहा है? इससे पहले हमने 5 देखा, फिर 6 देखा, फिर 9 देखा। चलो याद रखने में आसानी हो रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चीजें इजी लगने लगेगी, ठीक है। सेम चीज पढ़ाई के साथ भी, जितना ज्यादा आप रिविजन करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, चीजें आपके लिए उतना ही सुगम हो जाएगा। चलो ये वाला जो है आप देख रहे हो कोटेशन, इसमें साप पद किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? दिशा के लिए। हाँ, के लिए। हाँ दिशा के लिए, बहुत बढ़िया। यानी पूर्वादि प्रत्यय अनुमया, जिसके द्वारा पूर्व इत्यादि दिशा संबंधी, यानी पूर्व है या पश्चिम है, इसका ज्ञान जिसके द्वारा हो पाता है वो क्या है, सा यानी वो दिशा है, ठीक है। ये जो है डेफिनेशन किस में होगा, बताओ? तर्क भाषा। ओके ये वाला बताओ फिर, ये किस में होगा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किस में है? तर्क भाषा में भी ये भी। दोनों तर्क भाषा से। बहुत सुंदर, बहुत। चलो नीचे वाला पढ़ के बताओ इसका क्या भाव है और ये किस ग्रंथ में वर्णन होगा? ये तर्क भाषा में। क्या भाव है, पढ़ो विशाल। च एका पी, वह एक होते हुए भी वस्तु हाँ यानी पदार्थ और देश विशाल ध्यान से, वस्तु का है, ध्यान से देखो, सभी सवस्तु है ना यहाँ पे। तब सवितु, अच्छा, सवितु। तत देश संयोगात, हाँ पढ़ो। देश के संयोग से, देश के संयोग से उपाधि के कारण जो है उसकी जो है प्राची आदि संज्ञा हो जाती है। हाँ ये सवितु का मतलब बताओ। हाँ सवितु मूल प्रातिपदिक निकाल लो, समझ में आ जाएगा। सवितु नहीं समझ आ रहा भैया। सविता याद आ रहा है? सविता सविता किसका फॉर्म है, यदि सूर्य। अपर्णा बताओ। हाँ बहुत बढ़िया,
ठीक है। तो सा यानी वह एक होते हुए भी, ठीक है, सवितु यानी सूर्य, सूर्य के जो है तत्देशात यानी देश से संबंधित या उससे संयोग होने के कारण, उपाधि के कारण, ठीक है, सूर्य जब पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है, पश्चिम में डूबता है, अलग अलग स्थिति वश जो है ये जो है प्राची इत्यादि संज्ञा से जो है ये प्राप्त होता है। यानी इसमें सपद किसके लिए प्रयोग किया गया है, और सापद किसके लिए प्रयोग है? हाँ चलो बताओ। दिशा। सापद यहाँ दिशा के, दिशा के लिए। और ये किस ग्रंथ में वर्णन होगा इतना डिटेल से बताओ? तर्क भाषा। संग्रह में या तर्क भाषा में? बहुत बढ़िया, ये जो है तर्क भाषा में। ये भी ध्यान रखना है, ये वाला भी पद ध्यान रखना है, दोनों कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दिशा में, दिशा के संदर्भ में 3-4 कथन सत्य असत्य के फॉर्म में पूछा जाए तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है चलो आगे बढ़े। जी भैया। चलो अगला देखो, जो है आत्मा। आत्मा के बारे में आपने तो खूब पढ़ा होगा, हर दर्शन में कहीं ना कहीं जो है आत्मा का वर्णन कहीं ना किसी रूप में है। अभी तक आपने जो पढ़ा है सांख्यकारी का वेदांत सार, उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, यहाँ भी आप समझ सकते हो। चलो ये जो पहला डेफिनेशन देख रहे हो, किस ग्रंथ में वर्णन होगा? ज्ञानाधिकरण, हाँ तर्क संग्रह, यानी ज्ञान का जो क्या भाव है इसका? भैया जो भाव। ज्ञान का आधार है होता है वो आत्मा कहलाता है। अगला पढ़ो, अगला कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन होगा? तर्क संग्रह। तर्क आत्मा, संग्रह में? भाषा में भी। सॉरी तर्क भाषा, हाँ, तर्क भाषा, हाँ, अगला बताओ। तर्क भाषा। हाँ वो भी ठीक है, तर्क सेम ही भाषा। है, हाँ सेम ही है, ठीक है, आत्मत्व या फिर आत्मत्व दोनों जो है सेम ही है, और तर्क भाषा में वर्णन। ये इसके भी दो भेद हो जाते हैं, परमात्मा और जीवात्मा। ये किसके आधार पर दो भेद यहाँ पे हो रहा है, किस ग्रंथ में वर्णन है? तर्क संग्रह के आधार पर। तर्क संग्रह में है। अरे बाबा आप तो मजेदार बच्चे हैं। यानी परमात्मा और जीवात्मा, ठीक है। तो परमात्मा का यहाँ डेफिनेशन है, तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक। परमात्मा क्या है? एक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जीवात्मा क्या है? एक है या अनेक है? अनेक है। बताओ। अनेक हाँ बहुत बढ़िया, कि जीवात्मा क्या है? प्रति शरीरम भिन्नो, यानी प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, ठीक है ना। तो अगर एक ही होता तो एक इंसान JRF करता, सबका JRF हो जाता। तो आपने सांख्य कारिका में पुरुष बहुत्व का सिद्धांत पढ़ा है ना? जी ये वही है। हाँ वही है यहाँ पे, ठीक है, प्रति शरीरम भिन्नो। और लेकिन ये क्या है? विभु है, नित्य, हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, और ये क्या है? नित्य है, ठीक है। आत्मा एक नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा एक हो जाता है कितना मजा आता है, बताओ। किसी एक को पढ़ना पड़ता है बस। चलो नीचे देखो, इसकी प्रतीति कैसे, देखो नीचे। हाँ सुजाता पढ़ो इसको, नीचे वाले लाइन को। जी सर। शोक दुखात वैचित्वात् प्रति शरीर भिन्नः। हाँ सुख दुख का अनुभव जो है हर शरीर में एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? हर किसी को अलग समय पे होता है, या एक ही समय पे सबको सुख या सबको दुख इत्यादि अनुभव होने लगता है? बताओ। अलग अलग या अलग अलग होता है। अलग अलग होता है ना, इस आधार पर जो हम कहते हैं जीवात्मा क्या है? एक नहीं है, अलग अलग भिन्न भिन्न है, अलग अलग शरीर, ठीक है। तो ये जो अभी चीजें आपने पढ़ा कि दो प्रकार के परमात्मा जीवात्मा होता है, वो तर्क संग्रह में है। चलो अब यहाँ बताओ कितने गुण होते हैं? सामान्य रूप से जो है आत्मा में सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। सामान्य गुण की संख्या 5 है, विशेष गुण की संख्या 9 है, ठीक है। तो ऐसे दोनों तरीके से ध्यान रखें कि तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? आत्मा के लिए। आत्मा। तो आत्मा के 5 सामान्य गुण है, संज्ञा, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। उसी प्रकार से आत्मा के विशेष गुण क्या है? 9 है, बुद्धि से लेकर बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावनात्मक संस्कार। संस्कार कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग, भावना और स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक, बहुत सुंदर। तो इसमें जो भावना नामक संस्कार है
वो आत्मा में पाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो तभी आपने कभी ना सुना होगा कि हमेशा जो आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, ऐसा आपने लोक में सुना होगा। यानी जो आप कुछ गलत काम करते हो तो अंदर से फील आती है कि नहीं ये गलत काम नहीं करना चाहिए, तो आत्मा की पुकार है। ठीक है, ध्यान रखिए कि विशेष गुणों की संख्या 9 है, सामान्य गुणों की संख्या जो है 5। ठीक है, अब विशाल बताओ यहाँ घट रहा है या बढ़ रहा है? इस बार बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। बढ़ गया। हाँ चलो, पहले 4 था। तो आत्मा भी क्या है? आकाश, काल और दिक् के समान क्या है? नित्य है, विभु है, बस एक नहीं है। ठीक है, आकाश, काल और दिक् तो एक है, लेकिन आत्मा जो एक नहीं है, प्रत्येक शरीर के आधार को वो अलग अलग। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? ये तर्क भाषा के अनुसार है ना? कौन सा? ये जो आप आत्मा के विषय में सामान्य गुण और विशेष गुण के विषय में ये कह रहे हो? हाँ। हाँ, ये तर्क संग्रह में भी है और तर्क भाषा में भी मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों जगह मिलेगा। नहीं, जैसे तर्क, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे तर्क भाषा में आत्मा के 2 भेद किए गए हैं, परमात्मा और जीवात्मा, तो हाँ। तर्क भाषा में इस तरह का भेद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तर्क भाषा में नहीं हो, वहाँ पे बस आत्मा का लक्षण दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आत्मा वही। के बारे में वर्णन किया व्याख्यात्मक फॉर्म में, भेद वगैरह नहीं है। अच्छा। और ये जो आप विशेष गुण और सामान्य गुण देख रहे हैं वो दोनों में है। ठीक है, चलो अगला इसी में देखो, ये कोटेशन गौर से देखो और मुझे बताओ कि सब पद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसका भाव क्या है? कौन बताएंगे? इसका अर्थ क्या है भैया मैं बताऊं? ये जो देह और इंद्रियों से अतिरिक्त होती है। अतिरिक्त बहुत बढ़िया। यानी आत्मा क्या है? देह। हाँ बोलो विशाल, अब नीतू ने बताया, उसके अतिरिक्त आप क्या बताना चाहते? वही है जो उन्होंने बताया है कि ये जो इंद्रिय है ना, ये जो देह है, ये इंद्रिय आदि से अतिरिक्त है, यानी कि जो इंद्रिय देह आदि है ना, आत्मा के साधन रूप है। बहुत ठीक है, तो सब पद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया? आत्मा के लिए। बहुत बढ़िया। अगला पढ़ो, नीचे वाला कोटेशन। नीचे वाला पढ़ो, सच मानस प्रत्यक्षः, क्या भाव है? साचा मानस प्रत्यक्ष, यानी कि उसका मानस से मन से प्रत्यक्ष होता है। हाँ, यानी आत्मा को मन के द्वारा आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पद किसके लिए प्रयोग किया गया? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए। ये वाला कोटेशन बताओ, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? वी प्रतिपत्तो तो बुद्धि आदि लिंग कहा। बताओ, जैसे आपने वहां पे देखा सच, चलो भाई, सच शब्द लिंगकम। विपरीति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो समझ में आ गया। विपरीत यानी आपकी आत्मा सामने वाले की आत्मा में देखना, इस अर्थ में, विपरीत अर्थ में। अच्छा, विपरीत तो मतलब कि ये एक दूसरे से भिन्न, और जो बुद्धि आदि यानी कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न है, वो इसके लिंग है, वो इसके चिन्ह है। चिन्ह है। ठीक है, जैसे कि आपने वहां पे देखा कि सच शब्द लिंगकम, तो इसमें सपद किसके लिए आया था? सच शब्द लिंगकम में सपद किसके लिए प्रयोग किया गया है? आत्मा के लिए। ध्यान से देखो, ये वाला कोटेशन देखो, सच शब्द लिंगकम, आकाश के लिए। क्या सबका आंसर वही है या अलग है? हाँ, पीला बताओ, सच शब्द लिंगकम में सपद किसके लिए प्रयोग किया गया है? नहीं पता सर। नहीं पता है? हाँ सुजाता आकाश के बताओ। लिए ही सर, आकाश के लिए ही प्रयोग किया। निधि। हाँ निधि। आकाश के लिए ही है। ओके, कोई और दूसरा आंसर बताएंगे या सेम ही आंसर सबका है? सबका सेम है? रितिका बताओ, सच शब्द लिंगकम में सपद किसके लिए प्रयोग किया गया है? भैया आकाश के लिए, इसमें शब्द आ रहा है ना। हाँ, शब्द है पहचान जिसके, वो क्या है? आकाश है। उसी प्रकार से बुद्धि आदि लिंगकम,
बुद्धि सुख दुख इत्यादि जो आप देख रहे हो ऊपर, इसके द्वारा जो है क्या होता है, विप्रतिपत्ति, यानी ये सभी गुण जो है आप दूसरी की आत्मा में भी देखते हो। ठीक है, यानी बुद्धि इत्यादि जो है ये सब क्या आत्मा के लिंग है, पहचान है, इसके आधार पर आप कहते हैं कि ये आत्मा है। ये भी आत्मा के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ऊपर के जो 3 अभी आपने कोटेशंस देखा इसके विषय में डिटेल से, ये सभी जो आपको तर्क भाषा में मिलेगा। जब आप प्रमेय पदार्थ पढ़ते हो ना, उसमें पहला जो आत्मा है उसी में आपको डिटेल से ये सारे फॉर्म मिलेंगे, सारे लाइन मिलेंगे। और अंतिम है यहाँ पे इसके बारे में कि सचा सर्वत्र, आत्मा क्या है, सभी जगह है। ठीक है, कार्य उपलब्धियात, यानी कार्य के समान हर जगह व्याप्त है, विभु है, परम महत परिमाण, ठीक है, अनित्य विभुवात नित्य अशुभ्यम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, परम महत परिमाण वाला है, विभु है जो आपने देखा है, नित्य है, अवयववत आकाश के समान, ये भी क्या है, नित्य है। तो इसमें एक प्रश्न है आप सभी से कि सपद किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे? सपद, सपद भैया यहाँ पे हाँ आत्मा के लिए, आत्मा के लिए आत्मा के लिए। ठीक है, तो ये सभी जो है आत्मा के संदर्भ में है। कल फिर हम लोग, अच्छा अंतिम मन है, मन पढ़ ही लो तो अच्छे से, जितना भी इसमें आपने डेफिनेशन देखा हो, चाहे तर्क संग्रह के अनुसार या तर्क भाषा के अनुसार, ठीक है, वो सब, और जहाँ जहाँ सब पद आ रहा है वो काफी महत्व हो जाता है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो तत्व है यहाँ पे, ठीक है, द्रव्य है के अंतर्गत जो 9 आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें अंतिम है आपका मन। मन के विषय में सांख्य कारिका क्या कहता है, बताओ। भैया मैं बताऊं? नहीं नहीं, कोई और बताएंगे विशाल के अतिरिक्त? मनः नाम निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति। जैसे बता, सांख्य कारिका का अनुसार। और सुजाता बताओ फिर से। निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति। निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति इति मनः, ये तो सम्यक नहीं है। निश्चयात्मक ज्ञान जो है कौन करता है, मन करता है। सुजाता, जी सर। आप मन के अनुसार चलते हैं, बुद्धि के अनुसार? हैं, सारा बुद्धि के अनुसार। हैं? क्या सोच रहे हो सुजाता आजकल? सांख्य कारिका के अनुसार, मन के अनुसार चलते हो? मन का क्या कार्य है सांख्य कारिका के अनुसार या किसी भी दर्शन के अनुसार? हाँ, भैया संकल्प विकल्प करना। निश्चयात्मिका या निश्चयात्मक ज्ञान जो है कौन कराता है, बुद्धि कराती है, बुद्धि फाइनल बुद्धि कराती है। ये बिल्कुल और ये सांख्य कारिका का नहीं, ये वेदांत सार का लक्षण था। हाँ, ठीक है। और अध्यवसायो बुद्धि इति अध्यवसायो, ये किसका लक्षण, सांख्य कारिका में बुद्धि का लक्षण है। बुद्धि का। ठीक है बच्चा, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ो। और मन का जो आपने जो डेफिनेशन बोला वो सही नहीं है। ठीक है, इसमें जाता है, ध्यान रखना जरा। ठीक है, दोनों में आपने चाहे वेदांत सार में पढ़ा हो या सांख्य कारिका में, दोनों के हिसाब से बुद्धि इत्यादि जो भी है वहाँ पे सबको अच्छे से पढ़ना, रिविजन करते रहो अच्छे से। चलो अब यहाँ अंतिम जो है तत्व मन, जिसके विषय में तर्क संग्रहकार या तर्क भाषाकार क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे। चलो सुजाता पढ़ो इसको, फर्स्ट वाला। सुख दुखद उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। क्या भाव है? मतलब सुख और दुख का जो उपलब्धि करता है जो इंद्रिय, वही मन है। ठीक है, यानी जो जिसके द्वारा आप सुख दुख उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, यानी जो इंद्रिय जो है सुख दुख इत्यादि को उपलब्धि का जो साधन बनता है वो मन कहलाता है। ये किसके अनुसार होगा? संग्रह। तर्क संग्रह। अगला जो डेफिनेशन देख रहे हो किसके अनुसार हो सकता है? तर्क भाषा। तर्क तर्क भाषा। भाषा। जैसे आपने अपत्व देखा, तेजत्व देखा, पितृत्व देखा, उसी प्रकार से मनसत्व है। ठीक है, ये जो है तर्क भाषा कार्य के अनुसार है। नीचे वाला कोटेशन पढ़ना निधि। हाँ निधि पढ़ो इसे। पढ़ते हो। प्रत्यय
प्रत्ययात्म नियत तत्ववादंतनम परमाणु रूपम नित्यम च। हाँ देखो यहाँ पे क्या क्या शब्द है, संनिवेशित करोगे तो मुझे लगता है कि आइडिया आ गया होगा कि तत् च, ठीक है। तत् शब्द किसके लिए प्रयोग है यहाँ पे, तत् च, और वह प्रति आत्म नियत, संनिवेशित करोगे प्रति आत्म, ये जो मन है प्रत्येक आत्मा के साथ नियत मतलब निश्चित रूप से, ठीक है, रहता है। इसलिए जो है आत्मा के समान ये भी क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। मन भी क्या है, अनंत है, परमाणु रूप में है, और ये क्या है, नित्य है। कब, जब वो आत्मा के साथ संयोग करता है तब, ठीक है। यदि आत्मा किसी शरीर में ना हो तो मन सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय पड़ जाता है। इतना पता है आप सभी को ना? हाँ बच्चा लोग, क्लियर है यहाँ तक कि तत्च वह जो है, यानी वो जो मन है प्रत्यात्म यानी प्रत्येक आत्मा के साथ नियत निश्चित रूप से जो है संबंधित होता है, सहयोग करता है, जिस आधार पर वो अनंत के फॉर्म में रहता है, परमाणु के रूप में रहता है और नित्य फॉर्म में रहता है। कब, जब वो आत्म संयोगी आत्मा के साथ सहयोग करता है तब, ठीक है। और इस आधार पर वो अनुपरमाणु बहुत ही छोटा परिमाण में होता है। परम महत्व परिमाण वाला आपने आकाश देखा होगा, ठीक है। ये क्या है, अनुपरमाण में परिमाण में होता है। हृदय अंतःवर्ती, अब ये जो है कोई कहता है कि मस्तिष्क के जो बीच वाला जो पार्ट है वहां मन होता है, लेकिन यहाँ पे जो तर्क भाषाकार है वो कहते हैं कि हृदय अंतःवर्ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आत्म संयोगी आत्मा के साथ सहयोग करता है, और अंतः इंद्रिय, और ये कैसा इंद्रिय है, अंतः इंद्रिय, अंतःकरण है। क्लियर है बच्चा ये सभी यहाँ तक? हाँ बच्चा लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये अनुपरिमाण वाला है, महत परिमाण वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही सूक्ष्म है, हृदय के अंतर रहता है, आत्म संयोगी है और अंतः इंद्रिय। ये कहाँ पे वर्णन, ये जो लक्षण आपने देखा ये कहाँ पे वर्णन है, और ये वाला जो लक्षण देख रहे हो ग्रीन वाला, ये कहाँ पे वर्णन है? भैया जो ऊपर नीचे वाला है वो वो तर्क संग्रह का, भाषा में। ऊपर वाला कौन, ये ग्रीन वाला किसमें है? ये तर्क ये संग्रह में है, हाँ और ब्लू वाला तर्क भाषा में। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भी यही कह रहा था। चलो बहुत बढ़िया। मन में जो है 8 विशेष गुण होते हैं। अब घट गया बढ़ गया? बढ़ गया। बढ़ गया। भैया चलो तो 8 जो है विशेष गुण याद रखिएगा मन में कौन कौन से होते हैं। आगे तत्संयोगेन बाह्य इंद्रिय अर्थम ग्राहकम, और इसके सहयोग से ही, किसके सहयोग से, तत्शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, मन के लिए। मन जो है बाह्य इंद्रिय के साथ सहयोग करता है तभी जो है, ठीक है, मन के द्वारा ही जो है, यानी बाह्य इंद्रिय जो है मन के साथ जो है सहयोग करता है, तब जाके किसी भी विषय का ग्रहण हो पाता है, किसी भी प्रयोजन की सिद्धि हो पाती है। यदि अभी आपका मन स्थिर नहीं होगा तो आप बिल्कुल मन के विषय में या तर्क संग्रह तर्क भाषा के विषय में पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो कोटेशन प्रयोग किया जा रहा है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, बताओ? मन के लिए। मन के लिए। बहुत अच्छे। नीचे वाला कोटेशन बताओ ये किसके लिए, कि अतएव सर्व उपलब्धि साधन रीति, इसलिए सभी साधनों को उपलब्धि का जो कारण बनता है वो कौन है, सबसे मजबूत मन। इंद्रिय मुझे लगता है मन है, ठीक है। तो जब मन स्थिर होगा तो बिल्कुल आप सबसे समझ पाएंगे, ठीक है। तत्च न प्रत्यक्षम अपि त्वनु अनुमाने गम्य, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? ये भी मन। उसका मन के विषय, यानी उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुमान कर सकते हैं, अनुमान के द्वारा वो जानने योग्य है। तो ये सभी जो है मन के विषय में तर्क संग्रह तर्क भाषा में ये सभी वर्णन किया गया है। अभी तक कोई समस्या, कोई डाउट अभी तक? नहीं भैया। है ना। तो ये जब पूर्ण रूप से हमने जो है आज द्रव्य के विषय में पढ़ लिया है पूरा द्रव्य। कल आप लोग को जो है क्या कीजिएगा, अच्छे से जो गुण है गुण के विषय में पढ़ के आइए, ठीक है बच्चा लोग? जी भैया। जी सर। अच्छा भैया सुबह के तो कल सुबह की तो क्लास नहीं है ना? कल सुबह की क्लास होगी, कल पेपर नहीं, कल मुझे जाना नहीं है, कल छुट्टी है मेरी। नहीं तो काफी सारे एमए के बच्चों का एग्जाम था ना, फिर आपने बोला था पोस्टपोन करेंगे, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, एग्जाम है ना, काफी वकीला का है। भैया कल आपने मना किया था, सुबह एग्जाम है ना। हाँ ठीक है नहीं ले रहा हूँ। चलो कल आज सुबह। हाँ कल सुबह वाली क्लास ऑफ है,
शाम वाली क्लास होगी, ठीक है। और शाम में हम लोग कल जो है पूरा जो है 24 गुण जितना हो पाएगा करेंगे हम लोग, और टोटल 95 पेज का है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड आप लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा। डेली अगर हम लोग 15 से 20 पेज पढ़ें तो जल्दी से जल्दी ये कवर हो पाएगा, नहीं तो इसमें 10 दिन 15 दिन लगेगा अगर इसी स्पीड से पढ़े तो, ठीक है बच्चा और लोग। भैया पेपर कल नंबर 1 का क्या हुआ? पेपर नंबर 1 से सर से बात नहीं हो पाई है मेरी दोबारा, उनके साथ अभी प्रोजेक्ट चल रहा है इससे, तो मैं ओ, कंफर्म करूँगा, ठीक है। शायद एक ओके दो दिन में भैया। वो अपने बुक से फ्री हो जाएंगे। तब तक आप लोग अपने स्तर पर रिवीजन करते रहना, जो चीजें आप लोग की हो चुकी है ना रिवीजन करते रहना, ठीक है। और हाँ, सबने फॉर्म फिलअप कर दिया है नेट जायफ का? जी भैया। किसी का रह तो नहीं गया ना? ये मत सोचना कि आखिरी वक्त पे भरेंगे, ठीक है। कंप्लीट कर लेना। चलो कल हम लोग जो है गुण के विषय में पढ़ते हैं फिर। तब तक के लिए जो है